हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से द स्टडी मेल के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर को लेके आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोगों में से बहुत मित्रों का कमेंट आ रहा था कि सर सेकेंड पार्ट को लेके आगे आइए, तो सेकेंड पार्ट को लेके हम लोग आज सीखेंगे उसको। सेकेंड पार्ट के हर एक थ्योरी को बड़े बारीकी से अध्ययन करेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे, आसान तरीक़ा से समझेंगे और इसको पढ़ते आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, करके आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, तो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो है श्वसन। ठीक है, श्वसन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो बेसिकली जो श्वसन होता है, श्वसन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ध्यान से देखिए कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जब कभी आप गौर की होइएगा तो सांस की गति, कभी एकांत में बैठिए और थोड़ा सा गौर से सोचिए क्या, ध्यान लगाइए, अपनी सांसों की गति पे ध्यान लगाइए। एक बहुत ही तीव्र आवाज़ के साथ आपको सुनाई देगी नीचे और ऊपर। जो ब्रीदिंग होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है, वो बहुत तेज़ गति से ऊपर नीचे होती हुई आपको सुनाई देगी। कभी एकांत में बैठ के ऐसा प्रयोग करके देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सुनाई देगा। तो एक जटिल प्रक्रिया है। यह जब होती रहेगी तभी इंसान जीवित रहेगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं होता क्या है। श्वसन एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बन के पिछले क्लास में जो हम चैप्टर लेके आगे मतलब कंप्लीट किए हैं, उस चैप्टर में आपको हम ग्लूकोज बनाने तक का सिखा दिए थे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बाद उसमें ग्लूकोज को हम परिणत कर दिए थे। अब ग्लूकोज में ऑक्सीजन को मिलाना है। ठीक है, पिछले क्लास में तो ऑक्सीजन नहीं मिलाए थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्सीजन को उसमें मिलाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन जब मिलेगा तभी ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करेगा। उसके बाद ऊर्जा जो है, ऊर्जा में वो डिफाइन हो जाएगा। ऊर्जा में परिणत होने के बाद हमारे शरीर में एटीपी के रूप में वो अंदर चला जाएगा, मिल जाएगा, और जिसके कारण हम लोग कोई भी कार्य आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं अपने ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करके हम अपने रुधिर में इसको मिलाते हैं। देखिए, तो वो इसकी परिभाषा हो जाएगी इस तरीके से कि श्वसन वह बृहद प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा में परिणत हो जाती है। ठीक है, तो समझिए हम लोग ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज वह बृहद प्रक्रिया है जिसमें श्वसन वह बृहद प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा में परिणत हो जाती है। उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। तो श्वसन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं वायवीय और अवायवीय। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी इसको भी लिख लीजिए आप, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी वैसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता ही है, तो इसका चैप्टर भी ऐसे मैं आपको डिफाइन करूंगा कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो है वो है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये 2 टाइप का इसमें श्वसन होता है। ध्यान से देखिए, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब समझते हैं कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए, वायवीय श्वसन में देखिए यहाँ पे क्या होता है वायवीय श्वसन में कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो लिखेंगे कैसे, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर ये ऊर्जा के रूप में परिणत होता है। ये जब पूर्ण ऑक्सीकृत होगा तब पूर्ण ऑक्सीकृत में क्या बनाएगा, यहाँ से 2 चीज़ का निर्माण करेगा। एक H2O, मतलब जब ऊर्जा बन जाएगा ना, तो ये ऊर्जा बनाएगा प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, शरीर में ये 3 चीज़ बनेगा, ऊर्जा, H2O, CO2। ठीक है, H2O भी बाहर आएगा, CO2 भी बाहर आएगा। ये ऊर्जा हमारे शरीर में मांसपेशियों के द्वारा बाहर निकलेगा। कैसे, जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उस बेस पे ये बाहर निकलते चला जाएगा, यानी परिणत हो जाएगा। यानी ऊर्जा का क्या होगा, रूपांतरण होगा, खर्च नहीं होगा, रूपांतरण होगा। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में ये 3 चीज़ निकलेगी। तो समझेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो समझ गए ना, बेसिकली समझ गए कि इसमें जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा
जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको लिखने का एक तरीका है, तो लिखेंगे वायवीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जल बोलते हैं, जल, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हिंदी नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन है, हिंदी नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस टोटल प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। ठीक है, ध्यान से समझिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब समझते हैं अवायवीय श्वसन क्या है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए। अब चलिए अवायवीय श्वसन में चलते हैं। ध्यान से देखिए अवायवीय श्वसन क्या है। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का देखिए अ लगा हुआ है, वायवीय के आगे, वायवीय ये है, वायवीय के आगे अगर अ लगा दे तो वो अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो अवायवीय श्वसन में क्या होगा, वायवीय श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो अवायवीय श्वसन में पूर्ण नहीं होगा, अधूरा होगा, अधूरा काम होगा। जैसे पूर्ण कार्य होता है तो पूर्ण कार्य संपन्न हो यानी कि सारा काम खत्म, और अपूर्ण कार्य हुआ यानी कार्य तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, वो कार्य किसी वजह से न किसी वजह से रुक चुका है, तो वो अपूर्ण है, कार्य क्या है, अपूर्ण है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अवायवीय श्वसन को समझेंगे। इसको समझने के लिए क्या कीजिए कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो जिसके फलस्वरूप अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, आखिर काम किया। देखिए आप काम कीजिए, पूरा काम कीजिए, तो पूरा काम तो हो गया, यानी कि मेरा पूरा काम कंप्लीट है। आपको मान लीजिए एक दिन का काम दिया जाए, आप 4 घंटा में कंप्लीट कीजिए, तो आपका काम तो खत्म हो गया ना। अब देखिए इसको भी एक दिन का काम दी, ये काम किया लेकिन अधूरा काम किया, 50% काम किया, तो ये काम किया है लेकिन पूरा काम नहीं किया है, तो ये क्या है, अपूर्ण कार्य। लेकिन काम करेगा तो कुछ इसका मेहनत मजदूरी है, तो कुछ न कुछ देगा, मिलेगा इसको आगे से, यानी कि इसको कुछ न कुछ मिलेगा। तो देखिए ये जो अवायवीय श्वसन है, जब अवायवीय ये श्वसन करता है तो इसके फलस्वरूप 2 चीज़ की उत्पत्ति करेगा। ये कौन कौन से जिसका उत्पत्ति है, ये है ये उत्पादन करेगा पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट है, सॉरी, पायरुवेट की उत्पत्ति करेगा और इथेनॉल की करेगा, इथेनॉल यहाँ से उत्पादित करेगा। ठीक है, यहाँ से 2 चीज़ करेगा, पायरुवेट और इथेनॉल उत्पादित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा डिफिनेशन, एक प्रकार से इसका डिफिनेशन समझिए कि वायवीय श्वसन वह श्वसन है, श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत हो जाती है, जिसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुवेट और इथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब गलायवीय श्वसन का रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ से इसको हम मिटाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद समझेंगे गलायवीय श्वसन का रासायनिक समीकरण, देखते हैं क्या होता है। हर एक टॉपिक के बारे में बारीकी से समझेंगे, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए देखिए यहाँ से क्या है, गलायवीय श्वसन का रासायनिक सूत्र देखिए, गलायवीय श्वसन, ठीक है, गलायवीय श्वसन का रासायनिक सूत्र होता है क्या, देखिए यहाँ से C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, 6O2, ये एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, पिछले क्लास में पढ़े थे, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस क्या बनाएगा, ये 6H2O बनाएगा, 6H2O। अब देख लीजिए समीकरण ये संतुलित है या नहीं है। यहाँ पे देखिए कार्बन 6 है, इसमें भी कार्बन क्या है, 6 है, हाइड्रोजन यहाँ से 12 है, हाइड्रोजन भी 12 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, 18, यहाँ पे देखिए 12 और 6 18, सही है।
यानी कि मेरा क्या है, दोनों तरफ समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलाइवीय श्वसन का समीकरण है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, गलाइवीय श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पायरुवेट का समीकरण देख लेते हैं। पायरुवेट का समीकरण क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए। पायरुवेट का रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो यहाँ इसको नोट कीजिए। यहाँ पे C6H8O जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का अनुपात देख लेते हैं क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है 1:2:1 होता है। क्या होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, अब कोशिकीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम कोशिकीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहाँ से हम कोशिकीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गलाइवीय श्वसन समझ गए, इसका समीकरण सूत्र जो है वो हम देख लिए। अब यहाँ से हम कोशिकीय श्वसन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगला टॉपिक हमारा है कोशिकीय श्वसन। बनाइए टॉपिक कोशिकीय श्वसन। ठीक है, यहाँ से अगला टॉपिक हमारा हो गया कोशिकीय श्वसन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन हम लोग पढ़ लिए कि श्वसन वह बृहद प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे देखिए कोशिकीय श्वसन यानी कोशिका के अंदर श्वसन। तो कोशिका के अंदर श्वसन क्या है, जब कोशिका के अंदर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, वही ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, वही कोशिकीय श्वसन हो जाएगा। तो इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ही क्या कहलाएगा, कोशिकीय श्वसन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिए, कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन हो गया, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिकीय श्वसन कहलाता है। एक चीज़ यहाँ से देखिए, एटीपी का अगर पूरा नाम आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइनो ट्राईफॉस्फेट। लिखिए ADINO, एडिनो SIN, एडिनोसाइनो है ना, एडिनोसाइन ट्राई PHOSPHATE फॉस्फेट। यहाँ पे हो गया एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में ही, एटीपी के सिक्का के रूप में मौजूद होता है। जहाँ पे ज़रूरत हुआ वहाँ पे वो सिक्का के रूप में कार्य करते हुए, यानी वहाँ पे उसको पहुँचाते चला जाता है। ठीक है, तो हम समझ गए एडिनोसाइनो ट्राईफॉस्फेट जो होता है एटीपी का पूरा नाम होता है। यहाँ से समझ गए। अब चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट रखिएगा कि एटीपी सिक्का के रूप में कार्य करता है, यानी सिक्का के रूप में उसका एनर्जी संचित रहता है। ठीक है, अब चलिए कोशिकीय ईंधन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन सा कार्यरत है, कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन सा कार्यरत होता है। ऑप्शन में 2-4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से एक एटीपी का नाम आएगा, तो आप एटीपी नहीं, एटीपी रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, तो ईंधन के रूप में जो कार्य करता है वो हमारे शरीर में ईंधन के रूप में जो कार्य करता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होगा आंसर, ग्लूकोज होगा। ठीक है, वहाँ से ऑप्शन टिक कीजिएगा ग्लूकोज। ठीक है, अब जैव ऊर्जा क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिकीय श्वसन समझ गए, कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होगा उसे हम कोशिकीय श्वसन कहेंगे। अब ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैव श्वसन क्या है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जैव ऊर्जा क्या है, जैव ऊर्जा क्या है। यहाँ से जैव ऊर्जा के बारे में समझेंगे। अब यहाँ से जैव मतलब क्या होता है, सजीव व्यक्ति, सजीव होता है जैव। जैव मतलब जैव ऊर्जा क्या है, जैव ऊर्जा सजीवों के अंदर जो ऊर्जा उत्पादित होती है। ध्यान से देखिए, सजीवों के शरीर के कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव ऊर्जा कहेंगे। जो सजीवों के शरीर के कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, जैव ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इजी इसका आती है, क्या बोलते हैं इजी, इसका मतलब
परिभाषा है, समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जैव ऊर्जा सिंपली समझिए कि सजीव जो होगा, सजीव की कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा उत्पादित होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, जैव ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ गए जैव ऊर्जा के बारे में। फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, अगर चाहे तो मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ कि सजीवों के कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, सजीवों के कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे, जैव ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे सजीवों के कोशिकाओं के अंदर, तो कोशिका कहाँ रहता है, बेसिक जानकारी है, कोशिका जो होता है शरीर में होता है। तो यहाँ पे अपने से भी अपने से भी यहाँ पे परिभाषा बना सकते हैं। सजीवों के शरीर के कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पादित होती है, जो ऊर्जा बनती है, उसे हम क्या कहेंगे, जैव ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जैव ऊर्जा भी समझ गए। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ये टॉपिक को लेके आगे बढ़ते चलते हैं। तो इस टॉपिक को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक साइड में बनाइए वायवीय श्वसन और एक साइड बनाइए अवायवीय श्वसन। बीच में लाइन खींचे। कभी भी आप एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो बीच में एक तरीके से लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, ये आपका वायवीय श्वसन हो गया, ये आपका अवायवीय श्वसन हो गया। ठीक है, देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहला टॉपिक इधर और पहला टॉपिक इधर। ठीक है, देखिए कभी भी एग्जाम में अंतर पूछा जाए किसी भी सब्जेक्ट में, या बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी में भी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए ना, तो वहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस में एक तरीका से एक ही मेथड है, उसको ही अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि भाई एक एग्जाम्पल ऊपर दे दिए, फिर उसका नीचे का डिफरेंसन दे दिए, फिर दूसरा टाइप लिखे उसका दे दिए। ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, प्लस पढ़ने में भी समझ नहीं आएगा, तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ से एक चीज़ कीजिएगा आप, जैसे मैंने किया है, लिखिएगा कि वायवीय श्वसन, क्वेश्चन रहेगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो नीचे उत्तर में लिखिएगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो चलिए पहला अंतर ऐसे लिखिएगा, ऐसे आप बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, जो मैंने बोर्ड पे बना के रखा है। देखिए यहाँ पे बनाया अभी आपके सामने। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला हो गया कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसका विपरीत क्या होगा, अवायवीय श्वसन, कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब दूसरा देखें, यहाँ से दूसरा लिखेंगे। दूसरा जो होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें लिखेंगे, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता, ये मत लिखिएगा। ऑक्सीकरण होता है, लेकिन क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो होता है, इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण जो होता है माइक्रोंडिया में संपन्न होता है। माइक्रोंडिया में संपन्न
होता है। ठीक है, यहाँ से अब इसका समझेंगे। इसका प्रथम चरण, इसका क्या, इसका तीसरा, मतलब अवायवीय श्वसन का हम तीसरा लेके चल रहे हैं। इसका उत्पाद जो होता है क्या होता है, किसका उत्पाद क्या होता है, इसका उत्पाद पायरुवेट तथा इथेनॉल होता है। इथेनॉल होता है। ठीक है, अब चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे, चौथा इसका अंतर देखिए। ठीक है, चौथा अंतर में ले लेंगे, यहाँ पे ये उत्पाद वाला इसमें ले लीजिए। ठीक है, अगला वाला में ले लीजिए, अगला वाला में दोनों के उत्पाद वाला को ले लेंगे। इसका जो एग्जाम्पल होगा ये देखिए, इसका प्रथम चरण कहाँ पे संपन्न हो रहा है, कोशिका द्रव्य में, तथा द्वितीय चरण कहाँ है, माइक्रोनिडिया में संपन्न हो रहा है। तो इसका पूरा चक्र जीव द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें लिखिए, इसका पूरा चक्र जीव द्रव्य में संपन्न होता है। कहाँ पे, जीव द्रव्य में संपन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ से तीसरा हो गया, अब यहाँ से चौथा देखिए। इसका उत्पाद क्या है, उत्पाद में क्या है, उत्पाद में ऊर्जा है, जल है और CO2 है। CO2 होता है, क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, देखिए इसका उत्पाद क्या होगा, चौथा नंबर में इसका देखिए, इसका उत्पाद हो जाएगा, इसका उत्पाद पायरुवेट तथा इथेनॉल होता है। इथेनॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ अगला देखते हैं, अगला इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 5वां नंबर डिफरेंस क्या है, इसके क्रिया से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जाहिर तौर पे इसके क्रिया के पश्चात, इसके क्रिया से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हो गया। अब देखिए, ये पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अधिक ऊर्जा बनाएगा, तो ये कम ऊर्जा, ये वायवीय की अपेक्षा, वायवीय की अपेक्षा कम ऊर्जा बनाता है, कम ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं इसको। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अगर अंतर पूछ देगा, डिफरेंस पूछ देगा कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए कि वायवीय श्वसन लिखिएगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद ये डायग्राम बनानी है और डायग्राम में पहला अंतर यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे लिखना है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो दूसरा में इसमें लिखिएगा कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइक्रोनिडिया में संपन्न होगा। इसका पूरा चक्र क्या होगा, जीव द्रव्य में संपन्न होता है। और चौथा में इसका उत्पाद, इसके उत्पाद के फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसका उत्पाद क्या होता है, पायरुवेट तथा इथेनॉल होता है। ठीक है, इसके क्रिया से अधिक, इस क्रिया से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इस क्रिया से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसमें हो जाएगा कि ये वायवीय की अपेक्षा कम ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। फिर इसके अगले जो अगले जो टॉपिक होगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना ही आज के लिए आप लोग का टास्क है। जो कवर की जो हम पढ़ाए हैं, इसको एक बार नहीं 2 बार थोड़ा सा देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरे बार में देखिए। आई होप आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।